कि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। अरे भाई, अगली बार अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे जब तक अभी जो गलती है उसको नहीं सुधारोगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस पर आपने कोई टेस्ट दिया होगा या डीपीपी सॉल्व की होगी, उसको एनालाइज करना। अगर सब बिल्कुल परफेक्ट आ गया, सही स्कोर आ गया, 10 on 10 आ गया, तो आप उसे एनालाइज ही नहीं करते हो, तो आप भूल जाते हो, खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार बढ़िया है, अपना तो मस्त मक्खन चल रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session. जहां अब हम पहुंच गए हैं week 4 of our strategy for the CLAT preparation, यानी कि इस साल जो आपका CLAT का पेपर आप देने वाले हो उसमें लीगल रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसका हम 4th वीक पर पहुंच गए हैं। अभी तक बेटा हमने क्या ब्रीफली डिस्कस किया? सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, पेपर का पैटर्न डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई आपके दो जो तरह के लॉज हैं लीगल में, एक स्टैटिक लॉज और एक करंट लीगल अपडेट्स, आपको दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आपके पेपर में स्टैटिक लॉज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट लीगल अपडेट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि भाई कैसे आप सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, और लास्ट अगर सेशन की मैं बात करूं तो मैंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस, कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा अगर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहोगे, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको आइडिया कैसे होगा कि भाई इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से पिछले सेशंस में मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ अब क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आज के सेशन में मेरी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक टिप है आप सबके लिए वो ये है कि जैसे अब आपने पेपर देना या अपने आप को टेस्ट करना, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस पर आपने कोई टेस्ट दिया होगा या डीपीपी सॉल्व की होगी, उसको एनालाइज करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जरूरी है टेस्ट देना, उतना ही जरूरी है उस टेस्ट के रिजल्ट को, आउटकम को एनालाइज करना। अब अगर सब बिल्कुल परफेक्ट आ गया, सही स्कोर आ गया, 10 on 10 आ गया, तो आप उसे एनालाइज ही नहीं करते हो, तो आप भूल जाते हो, खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार बढ़िया है, अपना तो मस्त मक्खन चल रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट तब भी आपको टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर उनके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशंस में देखो कि जो ऑप्शंस को डिनाई किया गया है कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, उसकी रीजनिंग क्या है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपका आंसर सही भी है तो आपको सॉल्यूशंस देखने चाहिए, ताकि हो सकता है आपने तुक्का मार दिया हो सकता है आपका किसी और, आपकी कुछ और रीजनिंग रही हो, बट वो सही रीजनिंग नहीं थी वो आंसर की। तो आपका अगर फुल स्कोर भी आ रहा है, अच्छा स्कोर भी आ रहा है, स्टिल आई वुड सजेस्ट एक बार जरूर सॉल्यूशंस को जरूर देखो और एनालाइज करो कि क्या जो आपकी रीजनिंग थी वो रीजनिंग सही भी थी या नहीं। अब दूसरा इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, कुछ बच्चे टेस्ट देंगे बट उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा, तो डिसहार्टन नहीं होना है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम नहीं एनालाइज करते, हम अगली बार अच्छा परफॉर्म करेंगे। अरे भाई, अगली बार अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे जब तक अभी जो गलती है उसको नहीं सुधारोगे। तो पेपर के रिजल्ट को, स्कोर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जो गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, आप उनको सुधार सको, ताकि आप वो सेम मिस्टेक्स दोबारा ना रिपीट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है बेटा, आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया होगा कि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। अब जब आप अपने मॉक्स को या आपने जो भी टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करोगे, तो जहां जहां आप गलती कर रहे हो, गलती से जो आप सीखते हो वो आप कभी नहीं भूलते, आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरह की इस टॉपिक में ये आंसर मैंने दिया, ये रीजनिंग करेक्ट नहीं थी, दिस वाज द करेक्ट रीजनिंग, क्योंकि कभी सिमिलर क्वेश्चन आ गया या सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो आप उनको सही तरीके से आंसर कर पाओगे। सो इन क्रक्स वी कैन से जितना इंपॉर्टेंट है एक मॉक टेस्ट देना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस मॉक टेस्ट के रिजल्ट को, उसके आउटकम को एनालाइज करना, ताकि आप सिमिलर मिस्टेक्स दोबारा ना करो, ताकि आपको पता चले कि क्या आपका वीक एरिया है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, जहां आपकी वीकनेस है उसमें आपको कैसे करेक्शन करनी है। अगर आपको कोई कंटेंट क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, आप उसको दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं या अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी बच्चों को यह सजेशन है कि अच्छे से पढ़ो,
टेस्ट दो और उस टेस्ट को एनालाइज भी करो। तो अगले एक हफ्ते के लिए मेरा सभी बच्चों को यह सजेशन है, अभी तक आपने अगर कोई भी टेस्ट दिए हैं तो उनको एनालाइज करो, और अगर अभी तक भी आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो तो इस कमिंग वीक में, फॉर द कमिंग वीक, जो भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक कवर कर लिए हैं, XYZ जो भी टॉपिक कवर किया है, चाहे वो करंट लीगल अपडेट का है, चाहे वो स्टैटिक लॉ का है, उसके टॉपिक्स पर टेस्ट दो और उन टेस्ट को एनालाइज करो। फिर आपको जो प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो द स्ट्रेटेजी फॉर दिस वीक इज प्रैक्टिस एंड एनालाइज। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उनको एनालाइज करो। फिर कोई प्रॉब्लम आपको अराइज होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। बाय बाय।